हे हाई चार्टर्ड सोप सो यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। तो ये वाली वीडियो स्पेसिफिकली फॉर हमारे प्यारे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, ठीक है ना। तो ये है वीडियो फ्रॉम द कैपिटल स्ट्रक्चर्स वाला चैप्टर, ठीक है ना। उसके अंदर एक बात आती है अबाउट द आर्बिट्राज। तो आज हम समझेंगे इन दिस वीडियो अबाउट द बेसिक्स ऑफ आर्बिट्राज, व्हाट आर द वेरियस फीचर्स ऑफ आर्बिट्राज एंड आपके पेपर में आर्बिट्राज प्रोसेस के रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बार स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये है एक एग्ज़ाम्पल जिससे आपको होपफुली आर्बिट्राज बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये है एक व्यक्ति, इन व्यक्ति का नाम है लाला जी, ठीक है जी। लाला जी हैं अबव 60, बहुत ज़्यादा इनको वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस है, वी वुड से सो, ठीक है। ग्रे बाल हैं लाला जी के, और लाला जी ने रखी हुई हैं मुच्छें, और गाना गाते हैं लाला जी, असी शौक नू कराइयां मुच्छा कुंडियां नहीं लोकां दे क्यों दिल सड़ दे, है ना। कुंडी कुंडी मुच्छें हैं, बहुत बढ़िया। ते लाला जी के दिमाग में आया एक खुराफाती प्लान, ठीक है। लाला जी ने क्या कहा, लाला जी को लाला जी के बेटे ने बताया कि पापा पापा, मतलब वो तो लाला जी थोड़ी कहेंगे, है ना, कि पापा पापा आपको पता है एक कंट्री है वेनेजुएला। वो कहते नहीं, लाला जी को कोई इंटरेस्ट नहीं था वेनेजुएला के रिलेटेड, बट जब उनके बेटे ने बताया कि वहाँ पर जो पेट्रोल है दैट इज़ लेस दैन 2 रुपीज़ पर लीटर, ठीक है ना, वहाँ पर जो पेट्रोल है दैट इज़ लेस दैन 2 रुपीज़ पर लीटर, तो लाला जी के क्या हो गए, कान हो गए एकदम खड़े, ठीक है। लाला जी गौर से सुनने लगे। लाला जी के दिमाग में आया कि क्यों ना मैं ऐसा करूं कि वहाँ से मैं ख़रीदूं पेट्रोल कितने का, लेस देन 2 रुपीज़ पर लीटर, और उससे आके बेच दूं अपने प्यारे देश भारत में, द इंडिया, ठीक है ना। अपने प्यारे देश भारत में आकर उसको बेच दूं फॉर मोर देन 100 रुपीज़, है ना। इंडिया में यही पेट्रोल का प्राइस चल रहा है एट अ ब्रॉडर लेवल, है ना, बहुत ही अच्छे। तो ये जो लाला जी की सोच थी कि मैं क्या करूँगा, दो कंट्रीज़ दो मार्केट्स, है ना, दो कंट्रीज़ या दो मार्केट्स के बीच में सेम कमोडिटी का जो प्राइस था उसमें था एक भारी भरकम डिफरेंस। दो कंट्रीज़ के प्राइजेज़ में, दो मार्केट्स के प्राइजेज़ में क्या था, एक भारी भरकम डिफरेंस था। उस डिफरेंस की मैं लूँगा एडवांटेज, ठीक है ना। उस डिफरेंस का मैं उठाऊँगा फ़ायदा, और उस फ़ायदे से मैं कमाऊँगा क्या, बहुत सारा पैसा। तो ये जो स्ट्रेटजी होती है, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे मैं इसको लिख दूँ सेल, ठीक है ना। इंडिया में आके सेल कर देंगे। तो ये जो स्ट्रेटजी होती है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लीज़ नोट करेंगे फीचर्स ऑफ आर्बिट्राज, जहाँ पर हम करते हैं क्या, साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग। जहाँ पर हम क्या करते हैं, साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, ब्रैकेट्स में लिख देंगे, बेसिकली वी आर नॉट होल्डिंग, ठीक है ना। वी आर साइमल्टेनियसली बाइंग एंड सेलिंग सेम कमोडिटी। इस एग्जांपल में क्या, द कमोडिटी वाज पेट्रोल या गैसोलीन, राइट, और एंड टेकिंग द एडवांटेज ऑफ प्राइस डिफरेंशियल in 2 or more markets। तो बेसिकली मिनिमम रिक्वायरमेंट आर्बिट्राज के लिए क्या होती है, इट इज़ इक्वल टू 2 मार्केट्स, बट इन सर्टेन केसेस, इन सर्टेन फॉर्म्स ऑफ आर्बिट्राज 3 मार्केट्स की भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। उस टाइप के आर्बिट्राज को हम कहते हैं ट्रायंगुलर आर्बिट्राज, ठीक है ना। और फाइनल बात, इसके अंदर रिस्क जो होता है वो होता है या तो मिटिगेट मतलब कम होना, या फिर कम्प्लीटली एलिमिनेट करना थोड़ा सा हो जाता है मुश्किल, बट येस, अगर आप आर्बिट्राज के एडवांटेज ले सको तो कर सकते हो। तो अगर किसी के मन में डाउट है कि क्या रियल लाइफ में आर्बिट्राज प्रैक्टिस हो सकता है, येस ऑफ कोर्स होता है आर्बिट्राज, ठीक है ना।
अगर हम इंडिया की ही बात लें तो इंडिया के अंदर कितनी स्टॉक एक्सचेंजेस, 3 मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, NSE BSE। आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा इन दोनों के बारे में तो सुना, तीसरी क्या कह रही है? तो तीसरी हमारी स्टॉक एक्सचेंज है MCX। कैन एनीवन कमेंट डाउन बिलो द फुल फॉर्म ऑफ MCX? NSE तो मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, MCX बेसिकली मीन्स द मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। ओके, सो द थर्ड एक्सचेंज इज़ द मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। इसका शेयर भी ट्रेड करता है मार्केट में, ठीक है ना, 1000 के अराउंड आई गेस, याद नहीं अब कितना है, बट यस पहले बहुत मैं करता था। तो हम कैसे आर्बिट्राज का फ़ायदा उठा सकते हैं? तो से फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे अपने प्यारे मोटा भाई की कंपनी है, पुराने वाले मोटा भाई, ठीक है ना, अंबानी जी। तो अंबानी जी की कंपनी है कौन सी? RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। क्या कोई बता सकता है RIL का काम क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का काम है बेसिकली पेट्रोकेमिकल्स का या क्रूड का, ठीक है ना। अगर आप सोच रहे हो जियो का सिम, तो बेसिकली वो रिलायंस का एक सेगमेंट है, रिलायंस जियो, ठीक है ना। जो रिलायंस का शेयर ट्रेड करता है दैट ट्रेड्स अंडर द एनर्जी सेक्टर या फॉसिल फ्यूल्स वाला सेक्टर, जैसे मर्जी ले लो, ठीक है ना। तो से फॉर एग्जांपल बिकॉज ऑफ वॉल्यूम या फिर किसी भी रीज़न के कारण से NSE के अंदर मोटा भाई की कंपनी RIL का जो शेयर था वो ट्रेड कर रहा था कितने के ऊपर? दैट वाज ट्रेडिंग एट ₹1700। नहीं अच्छा, अब तो रेट बड़े हुए हैं ना, 2700 है ना। से फॉर एग्जांपल 2700 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। एंड इन BSE बिकॉज ऑफ वॉल्यूम करके से फॉर एग्जांपल उसके अंदर कर रहा था 2690, 10 रुपये का फ़र्क था। तो ये जो 10 रुपये का भी फ़र्क है, इससे भी हम आर्बिट्राज का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा क्या मैंने कभी आर्बिट्राज का फ़ायदा उठाया? तो इसका आंसर है येस। ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड एक कंपनी होती थी बिरला कॉरपोरेशन करके, बिरला कॉर्प, ये मिड कैप की एक सीमेंट कंपनी थी। मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट किया था उस टाइम पे, मतलब अपने पॉजिटिव सेंस में। 500 पे ख़रीदा था, 1500 पे बेचा था, 1500 के अराउंड बेचा था, बट बहुत ही बढ़िया कंपनी थी बिरला कॉर्प, है ना। अब तो शायद ये 1200 के अराउंड शायद ट्रेड कर रही है, बहुत टाइम हो चेक नहीं किया, बट येस NSE BSE के ऊपर इसके प्राइस में बहुत डिफरेंस आ जाता था, 20-30 रुपीज़ का आ जाता था उस टाइम पे। मतलब मैं किसी भी तरीके के अराउंड मतलब 10-15 रुपीज़ की तो एडवांटेज ले ही लेता था हर ट्रेड के ऊपर। तो येस अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता था थ्रू आर्बिट्राज। बट रिसेंटली शायद सेबी ने कुछ गाइडलाइंस निकाली जिससे हम आर्बिट्राज को अब करंटली इंडियन मार्केट्स में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ओके, तो इसकी मैं श्योरिटी नहीं देता, बट येस देयर वाज अ न्यूज़, क्या पता र्यूमर हो, क्या पता हो एक्स हो, ठीक है ना। बट येस जो कन्फर्मेशन है उसके ऊपर बात आती है। बैक टू आवर सिलेबस। तो से फॉर एग्जांपल 2 कंपनीज़ हैं, देयर इज़ अ कंपनी ABC एंड द अदर कंपनी इज नेम्ड एज XYZ, ठीक है ना। आप Z बोल तो शायद Z को, तो बढ़िया, ABC एंड XYZ। ओके, अगर मैं आपको कहूँ कि ये दोनों कंपनीज़ एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, बट इसके अंदर एक स्लाइट डिफरेंस है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। मैंने आपको बताया दैट ABC लिमिटेड इज़ अ अनलीवर्ड फर्म एंड XYZ लिमिटेड इज़ अ लेवर्ड या फिर लीवर्ड फर्म। तो कोई मुझे बता सकता है एक लीवर्ड फर्म और अनलीवर्ड फर्म में डिफरेंस क्या होता है? अनलीवर्ड फर्म बेसिकली ऐसी फर्म जिसने लोन लिया हुआ है 0 रुपीज़ का, उसके अंदर 1 रुपये का भी लोन नहीं है, डेट कैपिटल अमाउंट्स टू 0 फॉर सच अ कंपनी। बट लीवर्ड फर्म कैसी फर्म होती है जिसके पास जो डेट कैपिटल होती है दैट इज़ मोर देन इक्वल टू ₹1, ठीक है ना। 1 रुपये का भी जिसके पास लोन है, 1 रुपये के भी जिसने डेट कैपिटल से पैसा रेज किया है, दैट फर्म इज़ रिगार्डेड एज अ लीवर्ड फर्म, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं इसके इन्फॉर्मेशन के एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड। ओके, सो EBIT आपको बता दिया दैट दोनों कंपनीज का क्या है, इट इज़ 40,000, ठीक है। अब आगे बात हमारी किसके रिलेटेड, इंटरेस्ट पेमेंट के रिलेटेड। तो एक बात बताओ, अनलीवर्ड फर्म के केस में इंटरेस्ट पे होगा या फिर लीवर्ड फर्म के केस में इंटरेस्ट पे होगा, या दोनों के केस में होगा? ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ और सिर्फ लीवर्ड फर्म के केस में इंटरेस्ट पे होगा। और मैंने आपको बता दिया दैट जो हमारी लीवर्ड फर्म है XYZ लिमिटेड, उसने 1 लाख रुपये का क्या किया है, 1 लाख रुपीज़ का
डेट उठाया एट द रेट ऑफ 10%। तो इससे हमारे इंटरेस्ट पेमेंट कितनी निकल के आ गई 10,000 रुपीज़। ओके, तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बची नेट इनकम, ठीक है ना। अगर आप कह रहे थे ईबीटी बचा, फिर उसमें से आप टैक्स माइनस करोगे, आपके पास पैट आ जाएगा, उसमें से आप प्रेफरेंस डिविडेंड पे करोगे, फिर आपके पास अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स बच जाएगा। अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही दूसरा नाम नेट इनकम। तो आप क्या कर रहे थे? आप दिहाड़ी मजदूरी कर रहे थे, सॉरी टू से बट येस आप कर रहे थे। क्यों? क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर का पहला ही रूल क्या था कि सिर्फ 2 फॉर्म्स ऑफ कैपिटल एग्जिस्ट करती हैं, 2 फॉर्म्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, एंड दैट आर डेट एंड इक्विटी। कोई भी प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है और वी लिव इन अ नो टैक्स वर्ल्ड। तो सिंपली EAT वाज इक्वल टू अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, जिसका ही दूसरा नाम क्या है? नेट इनकम, ठीक है ना। तो सिंपली हमने लिख दिया नेट इनकम, और मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी दैट KE इज़ इक्वल टू कितना? 20% ईच। तो लिख सकता हूँ मैं इसको 0.20, यस लिख सकता हूँ और लिखूँगा भी। ओके, अगर हम इसको मान लें A, इसको मान लें B, तो S क्या होगा? कोई बता सकता है? S इज़ नेट इनकम अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ इक्विटी या फिर इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। तो ये जो अल्टरनेट नेम्स होते हैं इसको आप ध्यान में रखा करो, इनको आप सुनते रहा करो, दिमाग में रखा करो, ठीक है ना। क्योंकि ICAI कुछ भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, ठीक है ना। तो 40,000 को जब हमने डिवाइड करा किससे? 20% से, हमारे पास जो फिगर आई दैट वाज 2 लाख रुपीज़। ओके, एंड सिमिलरली जब हमने 30,000 को करा 20% से, तो हमारे पास फिगर आई 1,50,000 रुपीज़। ओके, अब मुझे बताओ वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगी? D यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना? 1 लाख रुपीज़, ये वाला। एंड आपको पता है वैल्यू ऑफ फर्म इज़ डिनोटेड बाय V, एंड V इज़ इक्वल टू S प्लस D। सो ये कितना आ गया? 2 लाख। ये कितना आ गया? 2,50,000, ठीक है। ये था हमारा पहला स्टेप, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप। आइए इसके ऊपर थोड़ी नज़र डालते हैं। ओके, सो हमने क्या कहा? दोनों फर्म्स एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। तो बेसिकली इनको क्या करा गया? MM थ्योरी के अंदर हम पढ़ते हैं आर्बिट्राज, और MM थ्योरी के अंदर हमारे को बताया जाता है अबाउट MM हाइपोथेसिस, ठीक है। उस MM हाइपोथेसिस के अंदर एक बात होती है दैट सिमिलर रिस्क क्लास कंपनीज आर ग्रुप्ड टुगेदर, ठीक है ना। जो कंपनी सिमिलर रिस्क क्लास की हैं, किस रिस्क की? सेम या सिमिलर बिजनेस रिस्क की हैं, उन्हें क्या कर दिया? एक साथ ग्रुप कर दिया, और उस ग्रुपिंग के कारण से क्या होता है? ये कंपनीज हो जाती हैं एट पार। तो अब मुझे बताओ कौन सी कंपनी ओवर वैल्यूड है, कौन सी कंपनी अंडर वैल्यूड है? बहुत ऑब्वियस सी बात है, कोई भी देख के बता देगा, है ना, कि जो कंपनी है XYZ वो है ओवर वैल्यूड, और जो कंपनी है क्या? ABC दैट इज़ अंडर वैल्यूड, ठीक है ना। तो जनरल बिलीफ क्या होता है कि अंडर वैल्यूड फर्म क्या करेगी? उसके ऊपर लोगों की नज़र पड़ेगी, लोग उसके अंदर बाइंग स्टार्ट करेंगे, बेसिकली उसकी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है ना। डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, जो उसका प्राइस पहले था अब वो क्या कर जाएगा? राइज कर जाएगा फ्रॉम P टू P1। ये जनरल बात होती है। और ओवर वैल्यूड फर्म के बारे में क्या होती है बिलीफ? जस्ट ऑपोजिट, कि जो ओवर वैल्यूड फर्म है उसके अंदर क्या करेंगे? लोगों की उसके ऊपर जब नज़र पड़ेगी तो लोग उसे बेचना शुरू करेंगे। जब बेचना शुरू करेंगे डिमांड घटेगी, या फिर ऐसे कह सकते हैं ज़्यादा अच्छा तरीका, इकोनॉमिक्स में आप ज़्यादा अच्छे हो, है ना। तो मतलब उसकी सप्लाई बढ़ेगी मार्केट में, सप्लाई कर्व शिफ्ट कर जाएगा राइट को। तो जो उसका प्राइस जो P के ऊपर था अब वो गिर जाएगा कितने के ऊपर? P1 के ऊपर। तो बेसिकली ओवर वैल्यूड फर्म का प्राइस क्या करेगा? डेप्रीशिएट करेगा या डिफ्लेट करेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी अंडर वैल्यूड फर्म का जो प्राइस वो क्या करेगा? इन्फ्लेट करेगा, ठीक है ना, या एप्रीशिएट करेगा। तो बेसिकली अंडर वैल्यूड फर्म को क्या करते हैं लोग?
दे जनरली बाय, है ना। और सेल किसको करते हैं? दे बाय द शेयर्स ऑफ द अंडर वैल्यूड फर्म बाय सेलिंग द शेयर्स ऑफ द ओवर वैल्यूड फर्म। तो ओवर वैल्यूड फर्म में आप क्या करते हो? यू सेल इन पैनिक। तो इसको कह सकते हैं हम पैनिक सेल करते हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो अब आ जाती कुछ बातें जिनको हम कहते हैं रूल ऑफ थंब, ठीक है ना। रूल्स ऑफ थंब, पहला रूल ऑफ थंब क्या है कि जब भी आपसे ICAI पूछेगा अंटिल में सिंगल एल आता है ना, हाँ शायद एक बार चेक कर लेंगे, इस बात को बुरा नहीं मानेगा कोई। अंटिल स्पेसिफिकली स्टेटेड, वी ऑलवेज, ध्यान रखेंगे, हम हर बार एज्यूम करते हैं, वी ऑलवेज एज्यूम दैट वी होल्ड द शेयर्स एट द रेट ऑफ 10%। तो बेसिकली हमारे पास जो होल्डिंग है, हमारी होल्डिंग इज़ ऑलवेज 10%। और दूसरा रूल ऑफ थंब क्या है? वी ऑलवेज होल्ड इन द ओवर वैल्यूड फर्म, हम हमेशा ओवर वैल्यूड फर्म में क्या करते हैं? होल्ड करते हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर है। तो अब आती है बात हमारे पास, हम किसको अब हम किस में होल्डिंग बना के बैठे हैं? हमने अभी क्या कहा? हम होल्ड करते हैं किसके अंदर? ओवर वैल्यूड फर्म के अंदर। तो बेसिकली हम कह सकते हैं ऐसा कि हम XYZ लिमिटेड, दैट इज़ द लीवर्ड फर्म में हम होल्डिंग बना के बैठे हुए हैं। एंड हमारे होल्डिंग की परसेंटेज कितनी? 10%। बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो लीवर्ड फर्म है, इसने ये जो डेट लिया हुआ है, ये जो दोबारा से एक बात को करेंगे, ये जो डेट है 1 लाख रुपीज़ का, ये किसने लिया हुआ है? XYZ लिमिटेड, दैट इज़ द लीवर्ड फर्म ने लिया हुआ है। फर्म को कौन कौन करता है? शेयर होल्डर्स, या और स्पेसिफिक हो जाए तो इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो 1 लाख रुपीज़ का डेट है, ये किसने लिया हुआ है? इक्विटी शेयर होल्डर्स ने लिया हुआ है। यस, हम कह सकते हैं दैट इनडायरेक्टली किसने लोन लिया हुआ है? इनडायरेक्टली ये जो लोन लिया हुआ है, ये जो डेट कैपिटल ली हुई है, ये किसने ली हुई है? ये उस कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स ने ली हुई है, ठीक है ना। तो बेसिकली थर्ड पॉइंट पे लिखेंगे हम, सो वी इन्वेस्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म, ठीक है ना। हम इक्विटी शेयर्स में नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम डेट में नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं? इंटायर कैपिटल स्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो व्हेन आई से दैट हमारे पास 10% होल्डिंग है, हमारे पास 10% होल्डिंग है किसकी? ऑफ द इंटायर कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। आई होप सबको यहाँ पर बातें बहुत दिल पे लग रही होंगी कि ये क्या बातें बोल रहा है, बट यस जो है वो है, पेपर तो पास करना है ना, तो मानियो, ठीक है ना। एक बार CA बन के उसके बाद जो मर्जी करो, ठीक है ना, कोई चक्कर ही नहीं, कोई चक्कर ही नहीं ना। बहुत अच्छे। सो अगर हम इसके अंदर से आगे बात लेके चलें तो हम क्या कर रहे हैं? हम 10% होल्ड कर रहे हैं किसके अंदर? ओवर वैल्यूड फर्म के अंदर। और उस ओवर वैल्यूड फर्म का नाम है क्या? XYZ। और एंड बाय इट्स वेरी नेचर वो क्या है? एक लीवर्ड फर्म है, ठीक है ना। तो बेसिकली हमने क्या किया, एक बार आप लोगों को मैं MM हाइपोथेसिस भी पढ़ा देता हूँ, उससे थोड़ी सी और अच्छी क्लैरिटी होगी। जस्ट अ सेकेंड। यस, ये जो एडिशनल एजम्पशंस हैं, दीज आर नथिंग बट द MM हाइपोथेसिस। ओके, तो प्लीज़ अपने बुक के अंदर इसको नोट कर लेंगे। तो MM हाइपोथेसिस के अंदर पहली बात इन्होंने कही दैट कैपिटल मार्केट्स आर परफेक्ट, ऑल इन्फॉर्मेशन इज़ फ्रीली अवेलेबल एंड देयर आर नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो जो बंदे शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं उनका सबसे बड़ा दुख ही क्या होता है? ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट, है ना। बहुत सारे चार्जेस लगते हैं, DP चार्जेस, सेबी फीस, देन GST, देन STT, पता नहीं क्या क्या, ख़त्म ही नहीं होते, है ना। ब्रोकरेज, बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं कि मार्केट्स कैसी हैं? परफेक्ट है, सबको सब कुछ इन्फॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है ना। तो मतलब स्टॉक मार्केट में पैसे ही कैसे कमाएंगे अगर इन्फॉर्मेशन सारी फ्रीली अवेलेबल है? तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। और नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी नहीं एग्जिस्ट करती,
तो ट्रेडर ही नहीं होगा तो इन्वेस्ट कौन करेगा, है ना। इन्वेस्टर ट्रेडर ही नहीं होंगे तो ट्रांजैक्ट कौन करेगा, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट किससे चार्ज करेंगे, ठीक है, कोई चक्कर नहीं। दूसरी बात क्या थी, दैट ऑल इन्वेस्टर्स आर रैशनल, सारे इन्वेस्टर्स क्या हैं, बहुत समझदार हैं, ठीक है ना, कोई भी बेवकूफ़ नहीं है। फर्म्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू इक्विवेलेंट रिस्क क्लास ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिजनेस रिस्क, ठीक है ना, हमने इसकी बात करी थी। दो टाइप के रिस्क होते हैं, एक होता है फाइनेंस रिस्क, एक होता है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क मतलब काम धंधे को करने का रिस्क, धंधे में उतने रिस्क तो बहुत हैवी है ना। धंधे और जॉब में क्या फ़र्क है, जॉब में कोई रिस्क नहीं, धंधे में रिस्क, धंधे में जो रिस्क है दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज द बिजनेस रिस्क। फाइनेंस रिस्क क्या है, वो रिस्क जब हम अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस मीट नहीं कर पाएंगे, जब कोई बिज़नेस अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस मीट ना कर पाए और उस कारण से उसे क्या करना पड़े, वाइंड अप करना पड़े, अपने आप को उसको लिक्विडेट करना पड़े, तो उस रिस्क को, उस दिमाग पे जो बोझ चढ़ा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल रिस्क। ओके, तो हमने किस बेसिस पे ग्रुप्स बनाए हैं, हमने बनाए हैं सिर्फ और सिर्फ बिजनेस रिस्क के बेसिस पे, ठीक है। तभी तो ये दो कंपनीज, एक कंपनी उसके अंदर फाइनेंस रिस्क है ही नहीं है, क्यों, क्योंकि उसके पास डेट ही नहीं है, बट ये कंपनी उसके पास फाइनेंस रिस्क है क्योंकि उसके पास डेट है, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा, ये दोनों सेम ग्रुप की हैं, दे आर मिरर इमेजेस, तो किस बेसिस पे कहा होगा, क्योंकि इनका बिजनेस रिस्क क्या था, सेम था, फाइनेंस रिस्क इनका बिल्कुल अलग था, ठीक है ना। फाइनेंस रिस्क इसका ज़्यादा, इसका कम, इसका ज़्यादा, इसका तो था ही नहीं, है ना, तो ये बात होती है। और लास्ट इन्होंने बात कही दैट कॉर्पोरेट टैक्सेस दे डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, कॉर्पोरेट टैक्सेस दे डू नॉट एग्जिस्ट। और एक और पॉइंट होता है जो कि इन्होंने लिखा नहीं, बट येस प्लीज़ आप लोग नोट करेंगे अलग से, मैं यहाँ लिख देता हूँ। कॉर्पोरेट एंड पर्सनल लेवरेज दे आर एट पार, मतलब जितने के ऊपर कॉर्पोरेट्स कंपनीज लोन लेंगी उतने के ऊपर ही जो हम अपना पर्सनल लोन होता है वो लेंगे। ऐसा होता है रियल लाइफ में, बिल्कुल भी नहीं होता, कभी भी इस बात को मान ना लेना, ठीक है। जो बिजनेसमैन फैमिली से आते हैं, जिन्होंने कभी लोन लिया हो तो उनको पता होता है, बट येस जो नहीं आते, कोई बात नहीं, आपको मैं बता देता हूँ, ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होता। सो अब हम पढ़ते हैं आगे बातें। तो बेसिकली क्या हुआ, MM हाइपोथेसिस आपने पढ़ लिया, तो अब क्या हो रहा है, हमने बेसिकली क्या किया हुआ है, 15,000 रुपये के हमने शेयर लिए हुए हैं और 10,000 का हमने लोन लिया हुआ। हमने क्या किया था, कैपिटल स्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया था। कैपिटल स्ट्रक्चर में कंपनी ने लोन लिया था, मतलब हमने लोन लिया था, हमने कितने % इन्वेस्ट किया था, 10%। तो हमने कितने का लोन लिया था, हमने लिया था 10,000 रुपये का लोन, ठीक है। हमने कितने का लोन लिया था, हमने लिया था 10,000 रुपये का लोन। तो बेसिकली क्या बात हुई, पहले हमने क्या किया, हमने पहले अपने शेयर्स को सेल किया, हम कह सकते हैं इसको, हमने अपनी ओनरशिप डाइल्यूट करी। क्यों, अभी तो हमने बात करी थी कि वी विल बी पैनिकली सेलिंग द शेयर्स ऑफ द ओवरवैल्यूड फर्म, जिसको हम होल्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम करेंगे सेल, पैनिक में आके अपनी इक्विटी शेयर्स को हमने क्या किया, डाइल्यूट किया। हमारे को कितने मिल गए, हम कितने के मालिक थे, हम 1.5 लाख के अंदर से 10% के मालिक थे, 15,000 के मालिक थे, तो 15,000 रुपये हमारे को मिल गया, ठीक है ना। यहाँ पर हमने, कंपनी ने हमारे बिहाफ पे 10,000 का लोन लिया हुआ था, बट अब क्योंकि कंपनी से तो हम निकल गए, अब हम क्या करेंगे, अब हम पर्सनल लोन लेंगे। ये बात आई पर्सनल लेवरेज की, ठीक है ना। तो अब हम पर्सनल लोन लेंगे, कितने का लेंगे, जितने का कंपनी ने हमारे बिहाफ पे लिया हुआ था, 10,000 रुपये का। इसको प्लीज़ लिख लेंगे, 1 लाख इंटू 10%, 150,000 इंटू 10%, 100,000 इंटू 10%, 150,000 इंटू 10%, ठीक है ना। ये आ जाएगा क्या, पर्सनल लोन टेकन। तो कितने का लोन, तो बेसिकली हमारे पास टोटल कैश इनफ्लो कितने के आ गए, 25,000 के आ गए, ठीक है। हमारे पास कितने के आ गए, 25,000 के आ गए, बहुत ही अच्छे, ठीक है ना। मतलब 15,000 शेयर बेच के, 10,000 पर्सनल लोन लेके, ध्यान रखना इस बात का।
ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको करा सेल, जो पैसा आया उसको करा इन्वेस्ट किस में, ABC लिमिटेड। अब आ जाती हैं दो सिचुएशंस। कितनी सिचुएशंस, दो सिचुएशन। पहली सिचुएशन तो कहती है कि हम क्या करें, हम अपनी ओनरशिप परसेंटेज को मेंटेन करें। दूसरी सिचुएशन क्या कहती है, हम एंटायर कैश इनफ्लो को इन्वेस्ट करें। ठीक है ना। क्या कहती हैं दो सिचुएशंस, एक कहती है कि हम अपनी ओनरशिप को क्या करें, मेंटेन करें, ओनरशिप परसेंटेज को मेंटेन करें। मतलब जैसे हमने इस कंपनी में कितने परसेंट के ओनर थे, 10% के थे, तो हमने कहा हम ABC में जब जाएंगे तब भी हम 10% के ही ओनर रहेंगे, 10% ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर, है ना। तो आई गेस सबको ये बात याद थी, बहुत ही बढ़िया। तो हम कितने के ओनर रहेंगे, हम 10% की ही ओनरशिप को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। ओके। और यहाँ पर हमने क्या कहा, यहाँ पर हम अपनी इंटायर कैश इनफ्लो को क्या कर देंगे, इन्वेस्ट। तो बेसिकली हम सारा का सारा 25,000 रुपये क्या कर देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, दोनों सिचुएशन से समझते हैं, पर पहले बात करते हैं ये बढ़िया वाले केस से। ठीक है, ये आराम से समझ आ जाता है, इसको थोड़ा सा लगता है तो पहले इसको समझते हैं। ओके, तो लेट मी जस्ट ऐड अ पेज। तो अगर हम क्या करते हैं, अगर हम इन्वेस्ट कर देते हैं सारे कैश फ्लोज को ऑफ 25,000, किस में इन्वेस्ट करेंगे, कंपनी ABC के कैपिटल स्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे। और उसके कैपिटल स्ट्रक्चर के नाम पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी है, बिकॉज इट इज़ एन अनलीवर्ड फर्म, तो डेट तो होगा नहीं, है ना। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने अपने सारे 25,000 रुपीज़ को क्या किया, ABC लिमिटेड की 2 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल वर्थ के अंदर डाल दिया। अब आप मेरे को बताओ आपकी ओनरशिप कितनी पहुंच गई। 25,000 को अगर हम डिवाइड करते हैं किससे, 25,000 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 लाख से, जस्ट अ सेकेंड, हमारे पास जो फिगर आ जाती है दैट इज़ 12.5%। कितनी आ जाती है, 12.5%। ठीक है ना। बेसिकली क्या बात हुई, आपकी ओनरशिप थी पहले कितनी, योर ओनरशिप अर्लियर वाज 10%, नाउ इट हैज़ इंक्रीज्ड टू 12.5%। क्या आपने अपनी ओनरशिप मेंटेन करी, बिल्कुल नहीं करी, कतई नहीं करी। इसका कारण क्या था कि आपने इंटायर कैपिटल को इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, इंटायर कैपिटल नहीं कहूँगा, इंटायर कैश फ्लो को इन्वेस्ट कर दिया। ये बात आपको पेपर में लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये दो सिचुएशंस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए है। ओके, बहुत ही अच्छे, बहुत बढ़िया। तो अब आप मेरे को बताओ आपकी इनकम कितनी हो रही होगी, आपकी कमाई कितनी हो रही होगी। पहले आप कितना कमा रहे थे आर्बिट्राज को करने से पहले, उधर से सेल करने से जब आप पिछली कंपनी दैट इज़ द XYZ लिमिटेड आपने उधर इन्वेस्ट किया हुआ था, तो आप कितनी कमाई कर रहे थे। अर्लियर यू वर अर्निंग कितना, 1.5 लाख की टोटल शेयर वैल्यू, उसके अंदर से 10% की ओनरशिप थी आपकी, है ना। उसके ऊपर आप क्या कमा रहे थे, 20% कमा रहे थे। आई होप सबको KE का मतलब पता है। KE क्या होता है, KE मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर हम इसकी असली क्या कहते हैं उसको, असली मीनिंग पे उसके जाएं तो हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी बेसिकली क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स द एक्सपेक्टेड, ध्यान रखना इस बात की, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है ना। सो ये रिटर्न इज़ एक्सपेक्टेड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है ना। सो 15,000 का 20% करो तो कितना होता है, अर्लियर यू वर अर्निंग एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 3,000। ठीक है, अर्लियर यू वर अर्निंग एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 3,000। कलर चेंज कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ठीक है, बट अब आप क्या करा, अब आपने XYZ का साथ छोड़ दिया। अब आपने किसका हाथ थाम लिया, ABC का। ठीक है, तो अब आप क्या कर रहे हो, अब आप कर रहे हो 2 लाख के इंटायर इक्विटी के ऊपर
12.5% की ओनरशिप का क्लेम, और उसके ऊपर आप कितना कमा रहे हो, उसके ऊपर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आप कमा रहे हो 20%। तो कितना निकल के आ गया, एक बार जल्दी से कैलकुलेट कर देंगे। 2,200,000 इंटू 12.5% इंटू 20%, ठीक है ना। कितना निकल के आ गया, 5,000 रुपये निकल के आ गया, 5,000 रुपीज़ निकल के आ गया। क्या ये आपकी कमाई सारी की सारी जेब में आ गई? नहीं बाबू नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ, याद है आपने पर्सनल लोन भी तो लिया था ना, ठीक है ना। पर्सनल लोन कितने का लिया था, 10,000 रुपये का लिया था, और उसके ऊपर आपने क्या पे करना पड़ेगा, यू हैव टू पे एन इंटरेस्ट। और यही इंपॉर्टेंट बात के ऊपर वापस आ जाएं, कॉर्पोरेट एंड पर्सनल लेवरेज आर एट पार, ठीक है ना। तो जितना आप लोन दे रहे थे किसके ऊपर, आप नहीं, कंपनी ऑन योर बिहाफ लोन दे रही थी कॉर्पोरेट लेवरेज के ऊपर ऑफ 1 लाख रुपीज़, ठीक है ना, एट द रेट ऑफ 10%। उतना ही आप पे कर रहे हो किसके ऊपर, उतना ही आप अपने 10,000 के पर्सनल लोन के ऊपर कर रहे हो। अगेन हाइपोथेसिस की बात है, दिल पे नहीं लेनी, है ना। सो जब हमने क्या किया, 5,000 में से 5,000 हमने कमाया एट द कॉस्ट ऑफ 1,000, तो 5,000 में से आपने माइनस किया 1,000, आपके पास आंसर आया कितना, 4,000। मतलब 4,000 आपकी जेब में आकर गिरा, ठीक है ना। अर्लियर आपकी जेब में कितना गिरता था, अर्लियर आपकी जेब में गिरता था 3,000, अब आपकी जेब में कितना गिरता है, 4,000, ठीक है ना। अर्लियर 3,000, अब 4,000। बेसिकली क्या हुआ, आपकी इनकम क्या करी, योर इनकम इट रोज़ फ्रॉम 3,000 टू 4,000, ठीक है ना। क्या इसके ऊपर आपको कोई रिस्क इनकर हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। पहले सिंस यू वर ओनर, यू वर पार्ट ऑफ द XYZ लिमिटेड, तो आप बिजनेस रिस्क तो फेस कर ही रहे थे, साथ के साथ फाइनेंशियल रिस्क भी फेस कर रहे थे, ठीक है ना। बट एज सुन एज यू बिकेम पार्ट ऑफ ABC लिमिटेड, बिजनेस रिस्क तो चलो करोगे ही, बट फाइनेंशियल रिस्क आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो कम रिस्क लेके ज़्यादा कमाई कर रहे थे, इससे बढ़िया क्या होगा, है ना। तो ये सिचुएशन थी जब आप क्या कर रहे थे, आप अपने इंटायर कैश इनफ्लो को क्या कर रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे। बट दूसरा केस पॉसिबल था जहाँ पर क्या कर रहे थे, हम ओनरशिप परसेंटेज को मेंटेन कर रहे थे, ठीक है ना। उस केस को भी समझ लेते हैं। ओके, सो बाय व्हेन आई से हम ओनरशिप परसेंटेज मेंटेन कर रहे थे, मतलब पहले भी हम कैपिटल स्ट्रक्चर का 10% होल्ड कर रहे थे, अब भी जब हम न्यू कंपनी में गए हम 10% ही होल्ड कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या होगा, आइए इसको समझते हैं। अब न्यू कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर, सिंपली सेड इट इज़ नथिंग बट इक्विटी। कितने की इक्विटी, 2 लाख की इक्विटी। उसके अंदर हमने कितना परसेंटेज ओन करना है, हमने करने 10%। बेसिकली हम 20,000 रुपीज़ क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं, ठीक है ना, बाय इन्वेस्टिंग, बाय शिफ्टिंग फ्रॉम XYZ लिमिटेड टू ABC लिमिटेड, ठीक है ना। तो अब हमारी ओनरशिप कितनी, हमारे पास कितने के शेयर्स आ गए, 20,000 वर्थ के आ गए। अब इस 20,000 वर्थ के ऊपर हमारे को कितना बन रहा है, हमारे को इसके ऊपर बन रहा है 20%। तो जल्दी से 20,000 इंटू 0.2 कर देंगे, हमारे पास कमाई निकल के आ गई कितनी, सॉरी 20% ना, तो कितनी आ गई कमाई निकल के, 4,000। बट अगेन कुछ कॉस्ट तो इनकर हो रही है, इंटरेस्ट ऑन पर्सनल लेवरेज। कितने की पर्सनल लेवरेज, आई होप अब तक सबको रट्टा बच गया होगा। 10,000 का 10% हम पे कर देंगे, एंड दैट अमाउंट्स टू हाउ मच, 1,000। तो बेसिकली क्या हुआ, हमारे हाथ में अब जो न्यू कमाई आई, नाउ, ये नाउ की बात है, ठीक है ना। नाउ मतलब हमारा प्रेजेंट, दैट इज़ ABC लिमिटेड, ठीक है ना, द अनलीवर्ड फर्म। अब हम कितनी कमाई कर रहे हैं, इन हैंड हम कमाई कर रहे हैं 3,000 रुपीज़ की। पहले हम क्या कर रहे थे, हमारा पास्ट, आप लोगों की ओह नहीं ऐसी बातें नहीं करनी, है ना। तो XYZ लिमिटेड के अंदर आप कितनी कमाई कर रहे थे, आप कमाई कर रहे थे कितने की, 1,50,000 का 10%, उसका 20%, 1,50,000 का 10% मतलब 15,000, उसका 20% मतलब 3,000। तो बेसिकली क्या हुआ,
आप पहले जितना कमा रहे थे अब भी आप उतना ही कमा रहे हो, बट अ बिग बिग बट, पहले आपको लगाने पड़ रहे थे कितने, पहले आपको ये कमाई अर्न करने के लिए लगाने पड़ रहे थे कितने, 30,000 रुपीज़, है ना। पहले आपको ये कमाई 25,000 रुपीज़, पहले आपको ये कमाई अर्न करने के लिए लगाने पड़ते थे 25,000 रुपीज़। अब आपको ये सेम कमाई अर्न करने के लिए लगाने पड़ते हैं कितने, 2 लाख का 10%, दैट इज़ 20,000 रुपीज़। पहले लग रहे थे कितने, पहले लग रहे थे 25,000 रुपीज़, अब कितने लग रहे हैं, 20,000 रुपीज़। कौन सी प्रोपोजिशन बढ़ी है, अव्वल ही ना, कमाई 3,000 की, 3,000 की, ऊपर से कितना बच रहा है, 5,000 रुपीज़, ठीक है ना। तो अब आप क्या हो, यू आर बेटर ऑफ, ठीक है ना। तो ये हो जाती है हमारी दूसरी सिचुएशन, जहाँ पर बेसिकली हम क्या करते हैं, जहाँ पर हम अपनी होल्डिंग को, परसेंटेज होल्डिंग को कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर मेंटेन करते हैं, ठीक है। ये दोनों ही तरीके किसके हैं, आर्बिट्राज के हैं। अब बच्चों के मन में आ सकता है कि ये करें कि ये करें, जो मर्जी करो भाई, दोनों ठीक है। ICAI ने अपने मॉड्यूल के अंदर चार इलस्ट्रेशन दिए, 2 इलस्ट्रेशन के अंदर ये वाला फार्मूला, ठीक है, 2 इलस्ट्रेशन के अंदर ये वाला तरीका, दोनों ही आर्बिट्राज हैं। जब ICAI नहीं क्लियर कर रहा तो हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, है ना। बहुत ही अच्छे यार। सो दिस वाज इट फॉर टुडे गाइस, आई होप आपको समझ आया, क्लियर हुआ। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। गूगल फॉर्म का लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है ना।